Hello students, today we are going to discuss few topics of chapter 2 joint stock company. In this chapter we will discuss various business organizations and their features. So first business organization which we are going to discuss here is sole trading concern, that is STC. A sole trading concern is a form of business organization. It is owned, managed and controlled by one person. STC ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है जहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से ओन, मैनेज और कंट्रोल किया जाता है सिर्फ एक पर्सन द्वारा, एक इंसान द्वारा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस और इसीलिए इसको वन मैन बिजनेस भी कहा जाता है क्योंकि सारा बिजनेस एक ही पर्सन ओन करता है, एक ही पर्सन उस बिज़नेस का मालिक होता है, वही पर्सन उस बिज़नेस को मैनेज करता है और उस बिज़नेस को वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है. अ पर्सन हु कंडक्ट्स द बिजनेस इज़ नोन एज सोल ट्रेडर. और ऐसा पर्सन जो ये सिंगल बिजनेस हैंडल करता है, मैनेज करता है, उसको सोल ट्रेडर कहा जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फीचर्स ऑफ STC. There is no separate law or act governing sole trading concern, but it has to follow all the laws of land. तो सोल ट्रेडिंग के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट या लॉ इंडिया में नहीं दिया है जो सोल ट्रेडिंग को गवर्न कर सके. सो इंडिया में जो इनकम टैक्स एक्ट के कुछ रूल्स दिए हैं, बस उतने ही रूल्स इस सोल ट्रेडिंग कंसर्न को फॉलो करना होता है. एक कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्ट इसके फॉर्मेशन के लिए नहीं दिया है. सेकेंड फीचर इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज़ ओनली वन ओनर. तो ये जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस कंसर्न है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक ही ओनर होता है, इसीलिए इसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहा जाता है. अगर इसमें एक से ज़्यादा ओनर रहेंगे तो फिर वो पार्टनरशिप कहलाएगी. नेक्स्ट इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर इज़ वेरी स्मॉल. सोल ट्रेडिंग कंसर्न में लगभग सोल ट्रेडर ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है जो कि स्मॉल नेचर का होता है. सो सोल ट्रेडर मैक्स टू मैक्स बैंक से लोन लेके या अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स और खुद की सेविंग इन सब को मिला के कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए ये स्मॉल नेचर का होता है. देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज देयर इज़ अ सिंगल ओनर. अब क्योंकि यहाँ पे इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला एक सिंगल पर्सन है, एक सिंगल ओनर है, इसलिए सोल ट्रेडर को अपना प्रॉफिट किसी और के साथ बांटने की, शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है. और इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का डिवीज़न नहीं होता है, मतलब प्रॉफिट और लॉस किसी और से शेयर नहीं किए जाते. तो अगर प्रॉफिट हुआ तो वो पूरा प्रॉफिट अकेला सोल ट्रेडर एंजॉय करेगा और अगर लॉस हुआ तो पूरा की पूरा लॉस वो अकेला बियर करेगा. ऑल डिसीजंस ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय सोल ट्रेडर. सारे ही बिजनेस के डिसीजंस सोल ट्रेडर अकेले लेता है. द प्रोप्राइटर दैट इज सोल ट्रेडर कैन एंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी. अब जैसे हमने ऊपर देखा कि बिजनेस के सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस और सारे ही डिसीजंस सोल ट्रेडर लेता है, तो ये सोल ट्रेडर जिसको प्रोप्राइटर भी कहते हैं, ये सोल ट्रेडर मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी एंजॉय करता है, इंश्योर करता है. मतलब उसने जो भी बिजनेस में नया प्रोडक्ट लाने का सोचा होगा, नई सर्विस प्रोवाइड करने का सोचा होगा, न्यू तरीके से चीज़ों को एडवर्टाइज़ करने के लिए सोचा होगा, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए न्यू पॉलिसी उसने सोची होगी, प्लान सोची होगी, तो अकेला वो डिसाइड करने वाला है. तो वहाँ पर वो किसी और से उसको शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है और कोई और इस सीक्रेट को किसी और को भी ये सीक्रेट पता नहीं चलेगा. तो इस तरह से मैक्सिमम सीक्रेसी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में मेंटेन होती है.
द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज़ अनलिमिटेड। सोल ट्रेडर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। यहाँ पे अनलिमिटेड यानी कि अगर सोल ट्रेडर को उसके बिजनेस में नुकसान होता है तो उस बिज़नेस की असेट तो बेचकर ही लोगों का पैसा चुकाया जाएगा, लेकिन सिर्फ बिज़नेस की असेट बेच के लोगों का पैसा नहीं चुकाया जाएगा। तो सोल ट्रेडर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, घर, कार, गहने ये भी बेचकर या गिरवी रखकर लोगों को उनके पैसे चुकाने होंगे। इसलिए कहा जाता है कि सोल ट्रेडर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है बिजनेस के रीपेमेंट, बिजनेस के लोन्स और डेब्ट्स के रीपेमेंट करने के लिए। द नेक्स्ट फीचर इज़ दिस बिजनेस डज नॉट एन्जॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस। तो जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को या कंपनी को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, वैसा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस सोल ट्रेडिंग कंसर्न को नहीं है। तो सोल ट्रेडर और सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक ही मानी जाती है, जबकि कंपनी और उसके मेंबर्स को सेपरेट माना जाता है। नेक्स्ट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस। लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन के लिए सोल ट्रेडिंग सूटेबल नहीं है। सोल ट्रेडिंग स्मॉल स्केल बिजनेस ऑपरेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रांजेक्शन दैट इज़ टर्नओवर और डीलिंग सब कुछ छोटा रहता है, कम रहता है। तो सोल ट्रेडर, सिंगल ट्रेडर उसको अच्छे से हैंडल कर पाएगा। लेकिन अगर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन है, बहुत ज़्यादा टर्नओवर है, तो ऑब्वियसली वहाँ डेटर्स बहुत रहेंगे, क्रेडिटर्स बहुत रहेंगे, कंज्यूमर्स बहुत रहेंगे, परचेज बहुत ह्यूज क्वांटिटी रहेगा। तो ऐसे केस में अकेला पर्सन इतनी सारी चीज़ें बड़े पैमाने पे हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गया है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। आइए अब चलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की ओर। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है और ये स्पेशली इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है। आउट ऑफ इंडिया आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। सो व्हेन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंडक्ट्स बिजनेस इनहेरिटेड बाय इट as per Hindu law, it is called joint Hindu family business। तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऐसा बिजनेस कैरी ऑन करती है जो उन्होंने इनहेरिटेंस में लिया है, और एज़ पर हिंदू लॉ वो उस बिज़नेस को कैरी करते हैं, तो उस बिज़नेस को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस बोलेंगे। मतलब वंशानुवंश उस फैमिली का वो बिज़नेस रहता है और ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर सन उस बिज़नेस को कैरी करते रहते हैं एज़ पर हिंदू लॉ। तो इसीलिए उस बिज़नेस को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस बोलेंगे। इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया एंड इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो ये जो बिज़नेस फॉर्म है ये सिर्फ इंडिया में आपको दिखने को मिलेगा, और ये जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट फीचर अभी हम देखेंगे इसके फीचर्स। तो फर्स्ट फीचर है मेंबरशिप इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ बाय बर्थ ओनली। एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिकम्स अ मेंबर। तो इस फैमिली बिजनेस में मेंबरशिप बाय बर्थ ही मिलेगी। एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिकम्स मेंबर बाय बर्थ। तो हर बच्चा इस फैमिली में जन्म लेने वाला उस बिज़नेस का मेंबर बन जाता है। तो इस जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबरशिप अगर चाहिए हो तो बाय बर्थ ही वो मेंबरशिप मिल सकती है, या फिर एडॉप्शन के थ्रू किसी चाइल्ड को, किसी बच्चे को अगर अडॉप्ट किया है तो वो उस फैमिली का, उस बिज़नेस का मेंबर बन सकता है, या फिर मैरिज होने के बाद जो गर्ल चाइल्ड या जो गर्ल फैमिली में आती है वो इस फैमिली बिजनेस की मेंबर बन सकती है। सो हम बोलेंगे कि बाय बर्थ तो मेंबरशिप मिलती है, लेकिन बाय एडॉप्शन एंड बाय मैरिज भी इस फैमिली बिजनेस में मेंबरशिप मिल सकती है। नेक्स्ट इज़ द हेड ऑफ द फैमिली इज़ नोन एज कर्ता। इस फैमिली बिजनेस का जो हेड रहेगा उस हेड को यहाँ पे कर्ता बोला जाता है।
द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड एज को-पार्टनर्स। जो बाकी फैमिली मेंबर्स रहेंगे वो को-पार्टनर्स कहलाएंगे। तो हेड ऑफ द फैमिली कर्ता कहलाएगा और बाकी जो फैमिली मेंबर्स है जो बिजनेस चलाएंगे उनको को-पार्टनर कहा जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर ऑफ मेंबरशिप कि कितने मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स रहेंगे इस फैमिली बिजनेस में। सो देर इज़ नो लिमिट ऑन द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कम और ज़्यादा इसकी कोई मेंबरशिप की लिमिट इस फैमिली बिजनेस में नहीं है। जैसे जैसे बर्थ होते जाएगा वैसे वैसे लोग इस फैमिली में मेंबर बनते जाएंगे और जैसे जैसे डेथ होते जाएंगी वैसे वैसे मेंबरशिप घटते जाएंगी। सो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर नहीं है मेंबर्स की। नेक्स्ट इज़ ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन द बिजनेस। सारे ही मेंबर्स लगभग इस बिजनेस में इस फैमिली बिजनेस में एंगेज होते हैं। फैमिली के सारे ही मेंबर्स लगभग इस बिजनेस में एंगेज होते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज़ अनलिमिटेड एंड द लाइबिलिटी ऑफ को-पार्टनर इज़ लिमिटेड। तो कर्ता जो कि हेड होता है फैमिली बिजनेस का उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। मतलब बिजनेस में नुकसान हुआ तो वो नुकसान की भरपाई बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच के करना पड़ेगा। साथ में ही कर्ता की भी प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी जो उसने पर्सनल कमाई से की होगी प्रॉपर्टी अर्न वो प्रॉपर्टी भी बेचकर लोगों के पैसे चुकाने होंगे। पर यहाँ पर जो मेंबर्स है जो को-पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब उनका जितना मेंबरशिप रहेगा या शेयर रहेगा प्रॉफिट में उनकी लाइबिलिटी उतनी ही होंगी। कोई भी मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस के लोन के या डेप्ट के रीपेमेंट के लिए यूज़ नहीं होगी। सो द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज़ अनलिमिटेड वेयर एज द लाइबिलिटी ऑफ को-पार्टनर इज़ लिमिटेड। The next is कर्ता is the manager, controller and coordinator of the business। कर्ता हेड है बिजनेस का, वही बिजनेस का मैनेजर है, वही कंट्रोलर है, वही पूरे बिजनेस को नियंत्रित करता है और कोऑर्डिनेट करता है, सुसंगत करता है। कर्ता बीइंग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन। अब फैमिली मेंबर्स से डिस्कशन करना नहीं करना डिसीजन के लिए ये कर्ता पर बाध्य नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। कर्ता अकेले ही सारे बिजनेस का डिसीजन ले सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे बोला गया है कि कर्ता एक सोल डिसीजन मेकर है और इसीलिए उसके द्वारा जल्दी से डिसीजन लिए जा सकते हैं और अपॉर्चुनिटी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी को वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है क्विक डिसीजन लेके। The profit sharing ratio keeps on changing depending upon the births and deaths in the family। तो यहाँ पर कोई भी फैमिली मेंबर का फिक्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं रहेगा, ये हमेशा चेंज होते रहेगा। बर्थ अगर होती है फैमिली में तो प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ जाएगा और अगर डेथ होती है तो मेंबर्स कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा शेयर कर पाएंगे लोग। और अगर बर्थ होता है तो नए नए मेंबर्स बनते जाएंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग जो प्रॉफिट हिस्से में आएगा लोगों का वो घटते जाएगा। तो बर्थ से और फैमिली मेंबर्स के डेथ से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते जाएगा। सो विद दिस वी कंक्लूड हियर।